हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं और ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जो 2025-26 के सत्र में एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए जो मॉडल पेपर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इसका फ़ायदा होने वाला है। जो मॉडल पेपर एग्ज़ाम जिस पैटर्न पर पूछा जाता है उसी पैटर्न पर ये मॉडल पेपर लिया गया है और ये प्रीवियस ईयर पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। तो हम देखेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने लास्ट क्लास में 7 क्वेश्चन तक पढ़ा था। आज से हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। जो मॉडल पेपर है, जितने भी मॉडल पेपर होंगे हम पूरे यूनिट को मॉडल पेपर जो बना रहे हैं पूरे यूनिट से क्वेश्चंस लेकर के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। में पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग की विवेचना कीजिए। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसके बारे में हमने पढ़ा है और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 युग रहे, एक उग्रवादी युग और दूसरा उदारवादी युग। तो जो उदारवादी युग है उसके बारे में विवेचना करना है, उसका विवरण देना है। तो हम कैसे लिखेंगे आंसर्स को? सबसे पहले लिखेंगे, देखिए उत्तर है कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक रहा था। इसका टाइम पीरियड 1885 से लेकर के 1905 तक का, यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पर जो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो टाइम पीरियड रहा वो उदारवादी युग के नाम से जाना गया। और 1905 के बाद 1906 से लेकर के 1947 तक जब तक देश आज़ाद हुआ वो उग्रवादी युग के नाम से जाना गया। यानी मॉडरेट एज ऑफ कांग्रेस 1885 टू 1905 तक का जो एज टाइम पीरियड है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक युग उदारवादी युग के नाम से जाना गया, क्योंकि जब से कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 से तब से लेकर के 1905 तक का युग जो रहा वो उदारवादी युग रहा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक जो इनिशियली एज था उसको उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। इसका समय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 से 1905 तक माना जाता है। इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन उन नेताओं के हाथों में रहा जो अपने विचार तथा कार्यों में उदारवादी थे। यानी उदारवादी युग इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो देश को लीड कर रहे थे ऐसे लीडर्स के हाथों में संस्था थी जो अपने विचारों तथा कार्यों में उदारवादी थे। जो लीडर्स थे वो कैसे थे? उदारवादी विचार के थे, उनके कार्य जो थे उदारवादी थे। इस कारण इस युग को उदारवादी युग के नाम से जाना गया। इन नेताओं ने अनुनय विनय का रास्ता अपनाना ही उचित समझा। इनका मतलब है ये जो लीडर्स थे ये अनुनय विनय यानी कि अंग्रेजों का जो है उनके सामने उग्रतापूर्व व्यवहार नहीं करेंगे। अनुनय विनय का जो रास्ता है वो अपनाना इन्होंने उचित समझा था कि अंग्रेजों को हम अपनी बातें बताएंगे, हम अपने जो सिचुएशन है उसको उन्हें बताएंगे तो हमारी बातें सुनेंगे। उदारवादी नेता ऐसे सोचते थे। उसके बाद देखिए उदार राष्ट्रीयता के इस युग में कांग्रेस पर ऐसे लोगों का नियंत्रण था जिनकी शिक्षा दीक्षा पर पश्चिम की उत्तर शिक्षा का प्रभाव था। यानी जो लीडर्स थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि उदार राष्ट्रीयता के इस युग में कांग्रेस पर ऐसे लोगों का नियंत्रण था, यानी ऐसे लोग कांग्रेस को लीड कर रहे थे जिनकी शिक्षा दीक्षा पर पश्चिम की उदार शिक्षा का प्रभाव था। यानी ये जो कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए थे पश्चिमी शिक्षा से, उन्हें पश्चिम की शिक्षा संस्कृति और सभ्यता अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होती थी। यानी ये पश्चिमी शिक्षा से जुड़े हुए थे, उन्होंने उसको समझा था, पढ़ा था, तो उनकी संस्कृति और सभ्यता इन्हें ठीक लगती थी, श्रेष्ठ लगती थी। इसलिए किसी ने कहा है कि वे रंग और देखिए इसलिए किसी ने कहा है उन नेताओं के लिए जो लीडर्स थे उनके लिए किसी ने क्या कहा है कि वे रक्त और रंग से तो भारतीय थे, यानी कि वो भारतीय थे। मूल रूप उनका जो है मूल तो वो भारत के निवासी थे और भारतीय ही थे, परंतु अपनी रुचियों विचारों और नैतिक धारणाओं में आदि में वो अंग्रेज ही थे। यानी कि जो उनकी रुचियां थी, जो उनके विचार थे, यानी पाश्चात्य शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया था और वो उनको मानते थे, उनकी रुचि उसमें थी, उनके जो विचार है वो उससे जुड़े हुए थे। तो वो बताया जाता है कि वो भारतीय थे, यानी रक्त से तो भारतीय थे, रंग से भी भारतीय थे, परंतु जो उनकी रुचियां थी, जो उनकी विचार थे, जो उनकी नैतिक धारणाएं थी वो अंग्रेजों आदि अंग्रेज में वे अंग्रेज ही थे। उनको सरकारी शिक्षण संस्थानों में अंग्रेज शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई थी, यानी वो अंग्रेजों की जो शिक्षा है उसको प्राप्त किए हुए थे। उनके मन और मस्तिष्क पर भी पश्चिम के उदार अंग्रेज विचारकों का विशेष प्रभाव था। वे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्थाओं में पूरी निष्ठा रखते थे। यानी वो जो अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली थी, जो उनकी न्यायिक व्यवस्था थी, यानी जो न्याय की व्यवस्था थी, जो राजनीतिक संस्थाएं उनकी थी, उन पर वो निष्ठा रखते थे।
इसलिए वे भारतीय समाज को पश्चिमी समाज के ढांचे पर गठित करना चाहते थे। यानी कि वो कैसा चाहते थे, भारतीय जो समाज है वो जैसे पश्चिमी समाज का रूपरेखा है, जैसे उनके ढांचे, उस पर भारतीय समाज को भी बनाना चाहते थे और पश्चिम की संस्थाओं का अनुकरण करना चाहते थे। यानी जो संस्थाएं थी पश्चिम की, उनकी संस्थाओं का अनुकरण भी करना चाहते थे। उसके बाद देखिए, जब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है उदारवादी युग के बारे में, तो उसको हमें डिटेल से समझाना होगा। उदारवादी युग कौन था, मतलब उसका टाइम पीरियड क्या रहा, कौन कौन से लीडर्स उसमें रहे और क्या विशेषता रही थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें हेडिंग्स के तौर पे लिखना होगा। जैसे जब हमसे उदारवादी युग के बारे में पूछा गया तो सबसे पहले हम बताएंगे उदारवादी युग का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहा, उसके जो लीडर्स रहे वो कौन रहे और जो लीडर्स हैं उनके विचार क्या रहे। तो ऐसे हम टॉपिक बना करके, पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, उदारवादियों का मत था कि यदि ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्थिति, भारतीय समस्याओं से अवगत करा दिया जाए तो वे भारतीय जनता के हित में शासन करना आरंभ कर देंगे। जो उदारवादी लीडर्स थे वो क्या सोचते थे कि यदि हम ब्रिटिश सरकार से भारतीयों की स्थिति के बारे में बताया जाएगा, भारतीयों की समस्या के बारे में उन्हें बताया जाएगा, तो वो भारतीयों के लिए हित का, जो हित के लिए, भारतीय के हित के लिए शासन करना आरंभ कर देंगे। परंतु ऐसा नहीं था, अंग्रेज ऐसे नहीं थे। आप चाहे कितनी भी विनती कर लो, कितना भी अनुनय विनय कर लो, अंग्रेज आपकी बात नहीं सुनने थे। उन्हें विश्वास था कि यदि वे प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत करेंगे तो वे उन्हें स्वीकार लेंगे। यानी जो लीडर्स थे वो क्या सोचते थे कि यदि हम प्रार्थना पत्र देंगे अंग्रेजों को तो हमारी जो मांगे हैं वे स्वीकार लेंगे। यहाँ उसके बाद देखते हैं, प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें वे स्वीकार कर लेगी। इस धारणा के आधार पर कांग्रेसी नेताओं ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया। यानी ये भावना जो लोगों के मन में थी कि यदि हम अंग्रेजों से बात करेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे तो वो हमारे हित के लिए काम करेंगे। तो ये जो इस धारणा के आधार पर कांग्रेसी जो नेता थे, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया था। उनके जो उद्देश्य क्या थे कि भारत का विकास हो, भारतीयों के लिए, उनके हित के लिए काम किया जाए, ये उनका उद्देश्य था। तो उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी, देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग में कांग्रेस की आगे हम बात करेंगे। जो कांग्रेस के इस युग में, यानी जब उदारवादी युग चल रहा था 1885 से लेकर के 1905 तक का जो टाइम पीरियड रहा, इस टाइम पर कांग्रेस की जो बागडोर थी वो किन लीडर्स के हाथों में थी। हम ऐसे पॉइंट बना करके लिख सकते हैं कि 1885 से लेकर के 1905 तक, यानी उदारवादी युग में कांग्रेस के जो लीडर्स रहे थे वो कौन कौन रहे थे, यानी कौन कौन लीडर्स जो थे वो कांग्रेस को लीड कर रहे थे उदारवादी। या फिर हम ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं कि उदारवादी युग के जो नेता हैं, यानी उदारवादी युग से संबंधित जो लीडर्स हैं उनके बारे में हम लिख सकते हैं, उनके नाम को लिख सकते हैं। देखिए, इस युग में कांग्रेस की बागडोर दादा भाई नौरोजी, यानी कौन कौन से लीडर्स इंपॉर्टेंट हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, पंडित मदन मोहन मालवीय, व्योमेश चंद्र बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं के हाथों में रही। यानी जो उदारवादी युग में कौन कौन से नेता होंगे, दादा भाई नौरोजी होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, महादेव गोविंद रानडे होंगे, फिरोज शाह मेहता होंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय होंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो लीडर्स हैं ये उस टाइम पर इंडिया को लीड करते थे, यानी कांग्रेस को लीड करते थे। देखिए, दादा भाई नौरोजी कौन है, इन्होंने कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1886 में। कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, और जो दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन 1886 में इन्होंने कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और महादेव गोविंद रानडे कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु है महादेव गोविंद रानडे। फिरोज शाह मेहता, पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन है, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो हमने पढ़ा है कि AOU यानी AOU ने कांग्रेस की स्थापना की। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। तो उस टाइम पे जो कांग्रेस की बागडोर थी वो इन नेताओं के हाथों में थी, ये उदारवादी युग के नेता थे। देखिए, इन नेताओं ने उदारवादी काल में नरम नीति का अनुसरण किया। यानी जो उदारवादी काल था, इन्होंने किस नीति का अनुसरण किया, तो नरम नीति का अनुसरण किया। उनकी भाषा अत्यधिक विनम्र और संयम थी, यानी इनकी जो भाषा होती थी वो विनम्रता पूर्वक होती थी। इसलिए उग्रवादियों ने इन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। तो जो उग्रवादी नेता थे वो इन्हें क्या कहते थे, उदारवादी नेता को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी इन्हें।
हम देखेंगे जो कांग्रेस है वो दो दलों में भी बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल में। गरम दल और नरम दल का जब बंटवारा होता है यानी कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। एक जब सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, तो वहाँ पर कांग्रेस अलग अलग गरम दल और नरम दल में बढ़ जाती है। गरम दल की बात करेंगे तो लाल बाल और पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल मेन लीडर्स थे उसके। फिर 1916 में अधिवेशन होता है, AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये गरम दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित हुई थी, उसका फिर से विलय हो जाता था। उसके बाद देखते हैं और क्या हम लिख सकते हैं। उदारवादी युग में कांग्रेस का लक्ष्य, देखिए हम पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम कांग्रेस के बारे में जब पूछा गया है उदारवादी युग के बारे में, तो उदारवादी युग क्या था इसके बारे में लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद उदारवादी युग में कौन कौन से लीडर्स इंडिया को लीड कर रहे थे, यानी कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या लिखेंगे, उदारवादी युग में कांग्रेस का लक्ष्य क्या रहा था उसके बारे में हम लिखेंगे। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो हमारे जो मार्क्स है वो अच्छे हैं, क्योंकि हमें समझ होगी, डेवलपमेंट जो हमारी है वो समझ आएगी कि कैसे हमें लिखना है, हम कैसे समझ रहे हैं इसको। देखिए उदारवादी नेता यद्यपि सुधार में विश्वास रखते थे, उदारवादी जो नेता थे वो सुधार चाहते थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई जाए। वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार के साथ जब हम सहयोग की नीति अपनाएंगे यानी सहयोग करेंगे तो हमारे लिए कुछ काम करेंगे। उनका अंतिम लक्ष्य वैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति था। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे, यानी वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में रहकर ही अपने जो स्वशासन है यानी अपने खुद के शासन की स्थापना करना चाहते थे उदारवादी युग के जो लीडर्स थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही स्वशासन की बात कही, यानी स्वशासन की बात यानी खुद का अपना शासन होना चाहिए, इसकी बात किसने की, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। और कब की थी, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में की थी। ये कब हुई थी, 1886 में कलकत्ता में हुई थी। सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा स्वशासन के इस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनाया गया। देखिए हमने जाना कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के, और कांग्रेस के ये जो लक्ष्य रहा था इसको स्पष्ट रूप से अपनाया गया। परंतु कांग्रेस का स्वशासन से आशय पूर्ण स्वाधीनता से नहीं था, यानी जो कांग्रेस का स्वशासन से आशय क्या था, ये स्वाधीनता, पूरी तरह से स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वाधीनता, पूरी तरह आज़ादी से नहीं था। पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया, यानी क्योंकि ये जो स्वशासन की मांग की थी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अंडर में रहते हुए ये स्वशासन करना चाहते थे, यानी अपना खुद का शासन स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में रह करके। और जो पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग की गई, पूरी तरीके से जो स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था, वो जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 का, उसमें ये घोषित किया गया था। उसके बाद देखेंगे उदारवादियों की प्रमुख नीतियां क्या रही। देखिए अब हमने अलग अलग टॉपिक कैसे पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छे समझेंगे। अब उदारवादी की जो प्रमुख नीतियां या विचारधारा थी, यानी जो उनकी पॉलिसीज थी वो कैसे थी, पॉलिटिकल क्रीड ऑफ लिबरल कांग्रेस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए उदार राष्ट्रीयता के इस काल में कांग्रेसी नेता क्रमशः सुधार की नीति में विश्वास करते थे। नेता जो थे वो सुधार की नीति में विश्वास करते थे। उदारवादी नेता उच्च घरानों के थे, उन्होंने संपूर्ण देश के हित में ही अपना हित समझा। उन्होंने मजदूरों, जमींदारों, पूंजीपतियों और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए हितों की जो है रक्षा के प्रयास किए। जो उदारवादी नेता थे वो क्या कहते थे, जो कृषि कर रहे हैं, जो व्यापारी हैं, जो पूंजीवादी हैं, उनके हित के प्रयास हमेशा करते थे। सन 1885 से 1905 तक के काल में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवादियों का प्रभाव और नियंत्रण बना रहा, यानी कि 1885 से लेकर के 1905 तक भारत को कौन लीड कर रहे थे, उदारवादी नेता, उन पर अपना प्रभाव और नियंत्रण बनाए रखें। इन उदारवादियों की विचारधारा या नीतियों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है, यानी जो उदारवादी नेता है इनकी विचारधारा और इनकी जो नीतियां हैं इसको कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी तो सहायता से हम उसे समझ सकते हैं। जो उदारवादियों की नीति क्या थी, उदारवादी जो लीडर्स थे उनकी नीतियां क्या थी, ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा, यानी वो ब्रिटिश शासन जो थी अंग्रेज सरकार के प्रति निष्ठा रखना चाहते थे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता जो है उनके उनमें विश्वास रखते थे। पाश्चात्य संस्कृति तथा संस्थाओं में अटूट विश्वास था, वो पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित थे। क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे और ब्रिटिश शासन के अधीन राजनीतिक स्वशासन का उनका लक्ष्य था, यानी वो राजनीतिक स्वशासन यानी वो अपना खुद का शासन चाहते थे लेकिन ब्रिटिश शासन के अंडर में।
तो हमने पढ़ा जो उदारवादी युग है किस प्रकार से भारत को लीड किया और कब तक किया, कैसे किए, कौन से लीडर्स रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें ये सब जो एक्सप्लेनेशन है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का कारण क्या है, यानी भारत में मुस्लिम जो सांप्रदायिकता रही थी उसके उदय का कारण क्या रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं उसका आंसर क्या है। मुस्लिम सांप्रदायिकता के बारे में हम समझेंगे। अंग्रेज सरकार ने भारत में अपना साम्राज्य सुदृढ़ करने के पश्चात मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई, यानी जो भारत सरकार अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना साम्राज्य सुदृढ़ करने के पश्चात, यानी भारत में अपना साम्राज्य अपनी सत्ता स्थापित करने के पश्चात मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई, यानी वो एकता जो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी उसमें फूट डालना चाहते थे, यानी मुस्लिम विरोधी नीति को उन्होंने अपनाया। भारत को विभाजित करना चाहा, भारत की जो एकता थी उसको तोड़ने के लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव करना प्रारंभ किया। वे मुसलमानों को अंग्रेजी शासन का विरोधी समझते थे, यानी वो जो अंग्रेजी शासन का विरोधी किसे समझते थे, मुसलमानों को समझते थे। क्यों समझते थे मुसलमानों को अंग्रेजी शासन का विरोधी, उसके बारे में समझेंगे। सन 1857 के विद्रोह के विषय में उनका विचार था कि इसके उकसाने वाले विशेष रूप से मुसलमान हैं। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम पर जो हुआ था विद्रोह, 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उनका क्या विचार था कि विद्रोह के विषय में उनका विचार था कि इसके उकसाने वाले विशेष रूप से मुसलमान हैं, यानी मुसलमानों की वजह से ये जो 1857 की क्रांति हुई। अतः उन्होंने मुसलमानों को कुचलने का हर संभव प्रयास किया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो मुसलमानों को कुचलने का पूरी तरीके से प्रयास किए, चाहे वो फूट डालो की नीति अपनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करके, या फिर मुसलमानों के लिए खिलाफत आंदोलन हमने पढ़ा है, खिलाफत आंदोलन के थ्रू उन्होंने हर संभव प्रयास किया था। परिणाम स्वरूप मुसलमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ गए, यानी कि उनकी जो ये कोशिशें रहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मुसलमान सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ गए। पर इस बीच कुछ ऐसी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई जिसके कारण मुसलमानों को अपने पिछड़ेपन की स्थिति खलने लगी, यानी मुसलमानों को भी ये रियलाइज़ होने लगा। उन्होंने यह अनुभव किया कि अंग्रेजों के सहयोग से ही उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। जब मुसलमानों ने ये सोचा कि अगर हम इतने पिछड़े हुए हैं, अगर हम मुसलमानों की सहयोग करें, मुसलमान जो हैं उन्होंने सोचा कि अगर हम अंग्रेजों की सहयोग करेंगे तो हमारी जो स्थिति है वो सुधर सकती है। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार का साथ दिया। तो देखिए कितना घातक हो सकता है अंग्रेज सरकार का मुसलमानों का साथ देना, कितना भारी पड़ा देश पर। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में, यानी किसके नेतृत्व में, सैयद अहमद खां के नेतृत्व में मुसलमान अंग्रेजों के निकट आने लगे और मुसलमानों ने राजनीतिक रूप से संगठित होना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप सन 1870 के पश्चात ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हुआ और अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया। क्या हुआ था, जब अंग्रेज सरकार क्या सोचती थी कि जो विनाश का विरोध का कारण 1857 की क्रांति जो है इसका कारण मुसलमानों को मानती थी। इस कारण से जो मुसलमान थे उनके सामाजिक और आर्थिक रूप से वो पिछड़े गए। मुसलमानों को भी ये रियलाइज़ हुआ कि हम पिछड़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देंगे तो हमारी जो स्थिति है उसमें सुधार होगी। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ कब दिया, सैयद अहमद खां के नेतृत्व में मुसलमान जो हैं वो अंग्रेजों के निकट आने लगे और इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा क्या उठाया कि सन 1870 के पश्चात ब्रिटिश शासन जो ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हुआ और अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया, यानी फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काना प्रारंभ कर दिया। देखिए जब अंग्रेज के नज़दीक आने लगे, यानी जब अंग्रेजों से मेल मिलाप रखने लगे मुसलमान, तो अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और राज करो, यानी कि हिंदू मुस्लिम जो एकता थी इसमें फूट डालना चाहा और देश पर राज करना चाहा। इसके तो लिए उन्होंने क्या किया, नीति के आधार पर मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काना प्रारंभ कर दिया, यानी जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वो उनको हिंदुओं के विरुद्ध अंग्रेजों ने भड़काना स्टार्ट कर दिया। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति की भावना उत्पन्न करना, यानी कि 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, और 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति की भावना उत्पन्न करना, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना करके अंग्रेज क्या चाहते थे कि मुसलमानों के मन में क्या होगी, हमारे प्रति राजभक्ति की भावना उत्पन्न होगी।
अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करना था। यहीं से भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकवाद का श्री गणेश हुआ, जिसका परिणाम भारत का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में हुआ। यानी देखिए कितना घातक बना। अगर ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देते मुसलमान, उनके साथ सहयोग की नीति नहीं अपनाते, तो शायद आज भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ होता। यानी भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत दो भागों में नहीं बढ़ता, दो हिस्सों में भारत बटा, भारत और पाकिस्तान में। ये कारण क्या रहे? मुसलमानों की जो सहयोग की नीति रही वो रही, क्योंकि मुसलमान जब अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति रखने लगे, अंग्रेजों के प्रति वो सहयोग की नीति करने लगे, तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करके लोगों के मन में ये अलगाव किया। और इसीलिए क्या हुआ था, 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कराई, जिसके कारण अंग्रेजों के लिए जो मुसलमान थे उनके प्रति और राजभक्ति की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने यहीं से भारत और मुस्लिम सांप्रदायिकवाद का श्री गणेश हुआ। यानी भारत और मुस्लिम भारत और मुस्लिम की जो एकता थी वो कहाँ से खत्म हुई? यहीं से, जिसका परिणाम भारत का विभाजन। इसका परिणाम क्या निकला कि भारत का विभाजन हुआ, भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में हुआ। भारत विभाजन के सबसे मेन जो रीज़न रहा था वो यही रहा, यानी अंग्रेजों की जो फूट डालो और शासन करो की नीति, ये मेन कारण रहा। और ये नीति कैसे आई और कैसे जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, ये हमने अच्छे से समझा। नीतियाँ कैसे बनी अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेज तो मुसलमानों को विरोधी मानते थे, लेकिन जब वो पिछड़े गए, मुसलमान जब पिछड़ने लगे, तो उन्होंने अपनी जो स्थिति थी उसके सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, उनकी सहयोग की, जिसके कारण आज भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की विवेचना कीजिए। यानी माउंटबेटन योजना के बारे में बात की जा रही है। माउंटबेटन योजना क्या थी, देखिए समझते हैं। शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी जो सत्ता थी वो हस्तांतरण की गई, एक से दूसरे के हाथों में दी गई, यानी लॉर्ड वेवेल के हाथों से लॉर्ड माउंटबेटन के हाथों में भारत दी गई थी सत्ता। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने गांधी जी सहित अन्य नेताओं से विचार विमर्श किया। यानी जो गांधी जी के साथ जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने क्या किया, गांधी जी के साथ अन्य जो नेता थे उनके साथ बातचीत किया, विचार विमर्श किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लेने के लिए बातचीत की। यानी कि जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करना था, तो उन्होंने बातचीत की थी। दोनों नेता परिस्थितिवश माउंटबेटन के प्रस्ताव से सहमत हो गए। यानी सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि भारत का विभाजन होना संभव था, यानी भारत का विभाजन करना इतना ज़रूरी हो चुका था, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो जो बात की लॉर्ड माउंटबेटन ने, तो जो नेता लोग थे, अपने इंडियंस जो लीडर्स थे, उन्होंने ऐसी परिस्थिति के कारण माउंटबेटन के जो प्रस्ताव थे इससे सहमत हो गए। अंततः 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना को अंतिम रूप देकर उसे प्रकाशित कर दिया। योजना की मुख्य 3 बातें निम्नलिखित है। यानी जो प्रस्ताव सहमत हो गया, तो 3 जून 1947 को क्या होता है, माउंटबेटन ने अपनी योजना को अंतिम रूप देकर उसे प्रकाशित कर दिया। यानी भारत विभाजन जो था उसको प्रकाशित किया गया। इसमें जो मेन कारण है, देखिए यहाँ पर है कि योजना की मुख्य बातें क्या रही थी उसके बारे में हम समझते हैं कि जो मेन बातें थी, जो मेन पॉइंट थे वो क्या थे। पाकिस्तान को स्वीकृति, यानी पाकिस्तान को स्वीकृति दी जाएगी, पाकिस्तान अलग देश बनाया जाएगा, इसके बारे में। इस योजना द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। यानी भारत का विभाजन होगा 2 हिस्सों में। यह निश्चित हुआ कि भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित कर दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान में। जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी, इसके तहत ये जो निम्नलिखित बातें रही हैं, कौन सी बातें रही कि पाकिस्तान को स्वीकृति दी जाएगी, यानी भारत का विभाजन होगा भारत और पाकिस्तान में। दोनों को ही 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन जो है, इन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान को जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, वो कब दिया जाएगा, 15 अगस्त 1947 को प्रदान की जाएगी। कुछ प्रांतों में सेकंड जो रीजन है, सेकंड कारण क्या है, कुछ प्रांतों में जनमत संग्रह, यानी कुछ प्रांत ऐसे रहेंगे जहां पर जनमत संग्रह होगी। योजना द्वारा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले के मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों को जनमत संग्रह के अधिकार द्वारा भारत में रहने या न रहने की स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया जाएगा। यानी जो किसी ऐसे राज्य में, किसी ऐसे प्रांत में अधिक मुसलमान रहते थे, तो वो कहाँ से पाकिस्तान जाए, इतना
आमदनी होनी चाहिए कि जो अगर देखिए भारत और पाकिस्तान में तो सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाए ऐसा ज़रूरी नहीं था, क्योंकि जिनको रहने खाने का ज़रिया एक प्रांत था बड़ा, जो प्रांत होता था बड़ा, तो उसके लिए वो भारत में रहने का अधिकार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये जो स्वतंत्रता के निर्णय से लिया जाना था। इसमें क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट है उसके बाद देखेंगे जो हमने पढ़ा कि ये कुछ प्रांतों में जनमत संग्रह के बारे में कि उनको वहाँ रहने दिया जाएगा या वो वहाँ नहीं रह सकते, इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा, इन्होंने बताया। तीसरा क्या था, लंगड़ा पाकिस्तान। लंगड़ा पाकिस्तान क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना संपूर्ण बंगाल और संपूर्ण असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। यानी जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो क्या चाहते थे कि जो पूरा असम का जो एरिया है और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको बंगाल, यानी बंगाल की बात करें, और जो असम है, असम का जो एरिया है इसको पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कांग्रेस भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान बना, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे कि जो असम का एरिया है और जो बंगाल का एरिया है वो पाकिस्तान में मिला लिया जाए, तथा पश्चिमी पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा सिंध और बलूचिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। यानी पाकिस्तान का दो पार्ट बनना चाहते थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो असम और बंगाल का साइड है उधर वो पूर्वी पाकिस्तान बनाना चाहते थे, यानी वो दोनों तरफ से एरिया कवर करना चाहते थे। पूर्वी पाकिस्तान किधर बनाया गया, बनाना चाहते थे कि जो असम का एरिया है और जो बंगाल का एरिया है उसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहेंगे, और जो पंजाब इधर पश्चिमी साइड में देखें तो जो पश्चिम पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा सिंध और बलूचिस्तान का जो एरिया है उसे पश्चिमी पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। परंतु माउंटबेटन योजना में कांग्रेस नेताओं की इच्छा अनुसार असम को पाकिस्तान से पृथक करा दिया गया। लेकिन क्या हुआ, जो माउंटबेटन योजना थी इसके अनुसार असम को पाकिस्तान से अलग करा दिया गया, क्योंकि यहाँ हिंदुओं का बहुमत था। बहुमत की वजह से देखिए, बहुमत जनमत संग्रह हमने ऊपर देखा, जो दूसरा पॉइंट था कि बहुमत जो जनमत संग्रह उसके आधार पर भी विभाजन किया जाएगा। तो जो असम है वहाँ पर हिंदुओं का बहुमत था, इसलिए पाकिस्तान से असम को अलग करा दिया गया। इसी आधार पर पंजाब व बंगाल के विभाजन की व्यवस्था की गई, और इसी टाइम पे यानी बहुमत के आधार पर ही क्या किया गया, जो पंजाब का एरिया और जो बंगाल का एरिया है इसके विभाजन की भी व्यवस्था की गई। इस प्रकार योजना के अनुसार हिंदू बहुमत वाले जिले को भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। यानी कैसे विभाजन किया जाए, जो जनमत संग्रह था यानी जो जनसंख्या थी उसके आधार पर कि कितने हिंदू हैं कितने मुसलमान हैं, तो जो जहाँ पर हिंदुओं की संख्या अधिक रही वहाँ पर क्या हुआ कि उसको भारत में मिला लिया गया, और जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या अधिक रही मुस्लिम बहुमत वाले को जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित करने का ये निर्णय लिया गया। किसके अनुसार, लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, सीमा आयोग, यानी सीमा आयोग कितना होना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। योजना में कहा गया था कि जब यह निश्चित हो जाएगा कि बंगाल या पंजाब का विभाजन होना है तो वायसराय द्वारा उनके लिए अलग अलग सीमा आयोग गठित किया जाएगा। यानी ये अगर निश्चित हो जाए कि जो बंगाल है और जो पंजाब है उसका विभाजन होगा, तो जो वायसराय है उनके द्वारा क्या किया जाएगा, सीमा को गठित किया जाएगा, यानी एक निश्चित सीमा बनाया जाएगा जो इन प्रांतों की सीमा का निर्धारण करेगा। उसके बाद देखते हैं पांचवा क्या है पॉइंट, राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार, यानी राष्ट्रमंडल से पृथक कौन हो सकते हैं इसके बारे में। योजना में कहा गया कि भारत व पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा और वे अपनी पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर सकेंगे। यानी राष्ट्रमंडल से ब्रिटिश जो राष्ट्रमंडल है, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जो थी उससे पृथक होने का अधिकार दोनों को होगा, भारत को भी और पाकिस्तान को भी, और वो अपनी जो पूर्ण स्वाधीनता है उसकी घोषणा भी कर सकेंगे। उसके बाद देखिए 6 पॉइंट क्या है, 15 अगस्त 1947 को देशी रियासतों के ऊपर से ब्रिटिश सर्वोपरिता हटा ली जाएगी और उन्हें दोनों अधिराज्यों में से किसी एक में भी मिलाने अथवा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का अधिकार होगा। ये डिसाइड किया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो देशी रियासतें हैं उनके देशी रियासतों के ऊपर से जो ब्रिटिश की सर्वोपरिता है वो हटा ली जाएगी, और जो दोनों राज्य हैं उनमें से किसी में भी मिलने अथवा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का अधिकार होगा। उसके बाद देखते हैं 7th पॉइंट क्या है, असम के सिलहट जिले को जनमत संग्रह द्वारा भारत या पाकिस्तान में मिलाया जाए। यानी कि असम का जो सिलहट जिला है उसे जनमत संग्रह के आधार पर, यानी वहाँ पर जनसंख्या किसकी अधिक है उसके द्वारा वो पाकिस्तान या भारत में मिलाया जाएगा। और जो 8 पॉइंट है वो क्या है, सिंध के विधानमंडल को यह निश्चित करने का अधिकार दिया गया है कि वह किस ओर शामिल होना चाहेगा। यानी जो सिंध है,
सिंध आज के पाकिस्तान में है, वहाँ की जो विधानमंडल थी उसको यह निश्चय करने का अधिकार दिया गया कि वह किस ओर शामिल होना चाहता है, भारत में या पाकिस्तान में। उसके बाद देखते हैं, इस योजना में मोहम्मद अली जिन्ना ने 9 जून 1947 को अपनी स्वीकृति दी। यानी जो ये माउंटबेटन की योजना थी, इस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकृति कब दी? 9 जून 1947 को। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा विरोध की स्थिति होने के बाद भी इस योजना को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि भारत का विभाजन हो, लेकिन जो ये सिचुएशन ऐसी रही कि इस बुराई को भी स्वीकार करना पड़ा। दोनों पक्षों की स्वीकृति मिलने के बाद माउंटबेटन ने योजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रारंभ किया। यानी जब दोनों पक्षों की अनुमति मिल गई, कांग्रेस की भी और मोहम्मद अली जिन्ना की भी, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना है उसने अपना कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 2 नए अधिराज्यों की स्थापना के लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित किया। इसे ही जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। देखिए, हमने 10 क्वेश्चन तक यानी 7, 8 और 9 और 10 ये क्वेश्चंस को आज हमने पढ़े। टॉपिक क्वेश्चंस जो है इनको डिटेल से समझाने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखें इनको हमको समझने के लिए, अच्छे से हमारी जो सिलेबस है यानी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हें हमें कैसे लिखना है, कैसे हमें अपनी जो समझाना, कैसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कैसे करें, इसके लिए हमें जो सारे पॉइंट है उसको अच्छे से लिखना चाहिए, जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। जब हम सभी पॉइंट को लिखेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम अलग अलग पार्ट में जो हमारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे मॉडल पेपर है उनको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आज के जो क्वेश्चन रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, किस तरीके से हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, कितने पॉइंट को उसमें जोड़ना है, ये सब आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम अगले क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम अपनी जो क्लासेस है उसकी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आज हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।